हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो आज हम डिस्कस करेंगे हमारा टॉपिक बायोलॉजी का 9th स्टैंडर्ड का सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। हमारा टॉपिक है सेल साइटोलॉजी। और सेल बायोलॉजी क्या होता है? सेल बायोलॉजी क्या होता है कि जो स्टडी ऑफ सेल्स है ना, सेल्स का स्टडी करना और उसका स्ट्रक्चर और फंक्शन कि सेल का क्या स्ट्रक्चर है, उसकी बनावट कैसी है और काम क्या होते हैं उसके, उसको डिस्कस करते हैं हम साइटोलॉजी के अंदर। और जैसा कि हम जानते हैं कि सेल जो है ना बहुत ही बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है हमारी 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 लाइफ की। दैट मीन्स कि हमारा जो बॉडी डिजाइन है ना कंप्लीटली वो सेल से मिलकर बना हुआ है, कंप्लीटली सेल से मिलकर बना हुआ है। जैसे हम जानते हैं, वी नो दैट कि सेल्स जब मिलती हैं तो टिश्यूज बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन्स, देन बॉडी बनती है, यानी बॉडी पार्ट्स बनते हैं। तो कंप्लीटली हम देख पाते हैं कि हमारी सेल से कंप्लीट बॉडी का स्ट्रक्चर और फंक्शन सारे, दैट मीन्स हमारी लाइफ के सारे फंक्शंस जो होते हैं, दैट इज रेस्पिरेशन, एक्सक्रेशन, ट्रांसपोर्टेशन और न्यूट्रिशन, सारे के सारे फंक्शंस जो होते हैं हमारी सेल से होते हैं। क्योंकि सेल जो होती है, सेल मिलकर के हमारे एक सिस्टम क्रिएट करते हैं। सिस्टम मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, एक्सक्रिएटरी सिस्टम होता है। तो ये सारे सिस्टम क्रिएट होते हैं और उस हिसाब से सारे फंक्शंस भी हमारी लाइफ के होते हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे कि सेल के अंदर कि जितने ऑल लिविंग थिंग्स हैं आर मेड अप ऑफ सेल्स। और जितने भी लिविंग हैं, चाहे वो आपके प्लांट्स हों, चाहे वो आपके हम ह्यूमन बींग्स हों, एनिमल्स हों, तो ये सब कुछ सारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स सेल से मिलकर बने होते हैं। तो हम सेल के स्ट्रक्चर के तहत हम ना न्यूक्लियस को डिस्कस करेंगे। उसमें साइटोप्लाज्म, सेल में न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स और माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स, ये सारे क्या होते हैं? सेल्स के ऑर्गेनेल्स होते हैं। तो इसके स्ट्रक्चर को हम सेल्स के टॉपिक में डिस्कस करेंगे। और फंक्शन में हम करेंगे कि भाई काम क्या करती है सेल। जब मिल जाते हैं, टिश्यूज बन जाते हैं, फिर आपके सिस्टम क्रिएट होता है, ऑर्गन्स क्रिएट होते हैं, और उसके बाद ये जब फॉर्म होते हैं ऑर्गन सारे, तो किस तरीके से हमारे फंक्शंस किए जाते हैं सेल के थ्रू। तो हम उस चीज को आज हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अंदर। और जैसे कि हम जानते हैं सबसे पहले सेल को डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने। तो एक बार हम नजर डाल लेते हैं कि डिस्कवरी, सेल को लेकर के डिस्कवरी क्या क्या हुई। तो सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले 1965 में सबसे पहले डेड सेल को डिस्कवर किया था। रॉबर्ट हुक ने, ये ध्यान रखना है हमें कि रॉबर्ट हुक ने लिविंग सेल्स को डिस्कवर नहीं किया था, रॉबर्ट हुक ने डेड सेल्स को डिस्कवर किया था। ठीक है, और वो भी कहां पे? एक कॉर्क होता है, जैसे कि हम जानते हैं कॉर्क अपना जो पेड़ की छाल होती है ना, एक जो छाल होती है जो एकदम से सूखी हुई होती है, उसको छील के देखा, उसे पील किया उसको, उसके बाद देखा कि उसमें कुछ कंपार्टमेंट लाइक दिखाई दिया, हनी कॉम्ब जैसे, तो उसको उसने सेल नाम दिया। तो रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले डिस्कवर किया था डेड सेल्स को। और उसके बाद लिवन हॉक ने 1674 में अपने इंप्रूव्ड माइक्रोस्कोप से डिस्कवर किया था फ्री लिविंग सेल्स को। मतलब पॉन्ड में, तालाब में एक सेल्स को डिस्कवर किया था उसने, और वो फ्री लिविंग सेल्स थी। तो लिवन हॉक ने सबसे पहले लिविंग सेल्स को डिस्कवर किया था। ये हमें ये याद रखना है। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में न्यूक्लियस डिस्कवर किया था, सेल के अंदर न्यूक्लियस डिस्कवर किया था, जो केंद्रक होता है सेल का, न्यूक्लियस होता है, उसको डिस्कवर किया था रॉबर्ट ब्राउन ने सबसे पहले। और परकिंजी ने हमारा 1839 में प्रोटोप्लाज्म को डिस्कवर किया था, जो सेल के अंदर होता है। देखो प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? सेल का जो सेल में जो लिक्विड होता है उसे हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म, लेकिन जब न्यूक्लियस में भी जो लिक्विड होता है उसे बोल देते हैं हम न्यूक्लियस का लिक्विड प्लस साइटोप्लाज्म। कंप्लीट लिक्विड ऑफ द सेल इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म, कह देते हैं उसको प्रोटोप्लाज्म। और इसके बाद सबसे जो हमारी इंपॉर्टेंट बात जाती है वो जाती है कि सेल थ्योरी जो थी, सबसे पहले सेल थ्योरी को बताने वाले स्वीडन एंड स्वान 1838 में डिस्कवर किया था, बताया था सेल थ्योरी को। प्लांट्स और एनिमल्स जो होते हैं वो सारे के सारे सेल से मिलकर बने होते हैं, और ये बेसिक यूनिट है। ये क्या है? बेसिक। कौन? सेल जो है वो बेसिक यूनिट है हमारी लाइफ की बेसिक यूनिट है। सेल थ्योरी
को आगे रिडोल्फ बिरचो ने क्या बताया था? रिडोल्फ बिरचो ने बताया था 1855, मतलब इसको और इंप्रूव किया, सेल थ्योरी को और इंप्रूव किया। और रिडोल्फ बिरचो ने बताया कि सेल थ्योरी जो थी वो क्या था, मेन चीज प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, मतलब कि जो सेल्स का फॉर्मेशन होता है, जो नई सेल डेवलप होती है ना, वो पहले की सेल से ही होती है। नई सेल जो डेवलप होती है वो पहले की सेल से ही होती है। दैट मीन्स ऑल सेल्स आर अराइजेस फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। जो सेल्स डेवलप होती हैं वो पहले से ही मौजूद सेल से डेवलप होती हैं। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू 1940 में जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिस्कवर हुआ था, उसके थ्रू इस सब को देखना आसान हो पाया कि भाई सेल का स्ट्रक्चर क्या होता है, फंक्शन क्या उसका कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर सेल का क्या होता है, और उसके जो वेरियस सेल्स ऑर्गेनेल्स हैं उन सब को भी देख पाए। किसके थ्रू देख पाए? हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू। ठीक है, तो ये थी हमारी सेल के बारे में बात। हमारे बॉडी में बहुत टाइप की सेल्स पाई जाती हैं। हमारी बॉडी में बहुत टाइप की सेल्स पाई जाती हैं। एनिमल सेल्स बहुत टाइप की होती हैं, प्लांट सेल्स जो होती हैं, प्लांट सेल जो होती हैं वो भी बहुत टाइप की पाई जाती हैं। तो हम नॉर्मली बात कर लेते हैं कि भाई जो टाइप की सेल्स होती हैं वो किस तरीके से हमें दिखाई देती हैं। देखो, कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स होती हैं, वो हमारे पास इस टाइप, तो डिफरेंट टाइप की सेल्स हम देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। देखो, ये नर्व सेल्स है, लॉन्गेस्ट सेल होती है, सबसे लंबी सेल होती है ये हमारी ह्यूमन बीइंग के अंदर, एनिमल के अंदर अगर ये पाई जाएगी तो नर्व सेल सबसे लंबी सेल्स होती है। ब्लड सेल्स देखा ही हम, ब्लड सेल्स जो होती हैं हमारे ब्लड में पाई जाती हैं। बोन सेल्स, हड्डियों की बोन सेल्स होती हैं, इन्हें बोलती हैं ऑस्टियोसाइट्स कहते हैं इनको। ओवम जो होता है ह्यूमन बीइंग के अंदर सबसे बड़ी सेल्स होती है, मतलब डायमीटर में देखें, डायमीटर में और इसका जो डेंसिटी है उसके हिसाब से देखें तो ये ओवम जो होता है सबसे बड़ी सेल है, सबसे बड़ी सेल कही जाती है। इसका साइज जो होता है लगभग 0.1 mm के आसपास होता है। इसका 0.1 mm के आसपास का साइज होता है ओवम का। सबसे बड़ी, सबसे लार्जेस्ट सेल कही जाती है ह्यूमन बीइंग के अंदर। स्पर्म देख पाएंगे। स्पर्म जो है वो हमारी सबसे स्मॉलेस्ट सेल होती है, सबसे स्मॉलेस्ट सेल होती है। देखो, स्मॉलेस्ट सेल कैसे होती है, ये एक्चुअली स्मॉलेस्ट सेल लंबाई में देख पा रहे हो इसको, लेकिन ये इसके बाद भी जो कंप्लीटली जो इसका फंक्शनल पार्ट जो होता है, इसका फंक्शनल पार्ट जो होता है, मैं दिखा देता हूँ इसका फंक्शनल पार्ट, बता देता हूँ इसको मैं एक बार। फंक्शनल पार्ट बेटा इस तरीके से यहाँ पे हम देखेंगे, ये वाला हेड वाला पार्ट जो होता है, ये हेड वाला पार्ट होता है, ये फंक्शनल पार्ट होता है। और इसका साइज जो होता है ना वो 4 से 5 माइक्रोमीटर होता है, माइक्रोमीटर होता है। ठीक है, 4 to 5 माइक्रोमीटर का साइज होता है। तो इसलिए ये सबसे छोटी सेल, मतलब हेड के हिसाब से ये सबसे छोटी सेल, स्मॉलेस्ट सेल कही जाती है ये ह्यूमन बीइंग के अंदर, सबसे छोटी सेल कही जाती है। मसल सेल्स हैं आपके, जो हमारी मसल्स होती हैं, मसल्स भी हमारी कई टाइप की होती हैं, हम पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे आगे अपने टॉपिक्स में। तो मसल सेल्स जो होती हैं वो हमारी बॉडी के अंदर ही हैं। फैट सेल्स हैं जो कि फैट एडिपोज सेल कहते हैं, जो एडिपोज टिश्यू फॉर्म करती हैं, तो ये भी हमारी बॉडी के अंदर पाई जाती हैं। तो ये डिफरेंट टाइप की सेल्स हमारी बॉडी के अंदर पाई जाती हैं। तो इन सेल्स को देखने के लिए हमने डिस्कस किया था कि माइक्रोस्कोप जो है वो डिस्कवर हुआ था, और माइक्रोस्कोप डिस्कवर होने के बाद तो कुछ हम डाल लेते हैं एक नजर कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या था, वो कैसा दिखाई दिया और कैसे हमारी हेल्प करता है। देखिए, ये एक नजर है कंपाउंड माइक्रोस्कोप के ऊपर कि ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो है कुछ इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर है। यहाँ पर ये एक इसको स्टेज बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड मैकेनिकल स्टेज। यहाँ पर स्लाइड रखी जाती है। मैं आपको एक बार ये पॉइंट आउट कर देता हूँ कि यहाँ पर कुछ इधर, यहाँ पर यह स्लाइड रखी जाती है, और स्लाइड को देखने के लिए हम यहाँ से आई पीस का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ से इल्यूमिनेशन, मतलब लाइट यहाँ से रिलीज होती है, ठीक है, ताकि साफ साफ दिखाई दे सके अपने को। और ये यहाँ से फिर लाइट यहाँ से पास होती है और इस जो कवर, ये जो स्लाइड है उसके ऊपर पड़ती है लाइट। तो ये स्टेज क्लिप्स होती है, क्लिप्स के थ्रू स्लाइड्स को रोका जाता है। और लेंसेज हैं, लेंसेज देखो
लेंसेज जो होते हैं 40x 100x 1000x इस तरीके से यहाँ पर एक्स मतलब इतना ज्यादा हम मैग्निफिकेशन कर सकते हैं, मतलब इस सेल्स को इतना ज्यादा मैग्नीफाई करके हम देख सकते हैं, तो उस तरीके से हम यहाँ पर देख पाते हैं सेल्स को। अब जो भी आप यहाँ रखोगे वो सब कुछ हम देखो ये ऑक्यूलर लेंसेज है, हेड रीजन है, आर्म है, स्टेज है, देखो ये कोर्स एडजस्टमेंट एंड फाइन एडजस्टमेंट। तो ये ना जब स्लाइड रख देते हैं तो उसको रखने के बाद फिर हम उसे हम कैसे प्रॉपर देख पाएंगे फाइनली, तो उसका एडजस्टमेंट हम इन बटन से करते हैं, ठीक है ना। ये बटन जो होते हैं इनके थ्रू हम इनको इसको हम देख पाते हैं स्लाइड्स को प्रॉपर तरीके से, ठीक है। तो ये कुछ हमारे पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन हमने साझा की यहाँ पर। और अब हम बात करते हैं एक बार फिर से, हाँ सेल बायोलॉजी पढ़ चुके हैं, अब हम एक बार नजर डाल लेते हैं प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स के ऊपर। प्लांट सेल्स देखो, प्लांट सेल्स जो होती हैं वो क्या होती है, प्लांट सेल और एनिमल सेल, इनमें डिफरेंस क्या होता है। वैसे बहुत चीजें हम देख पाएंगे, लेकिन आपके कोर्स के हिसाब से प्लांट सेल एनिमल सेल्स में डिस्कस हम कुछ पॉइंट से कर लेते हैं। जैसे कि हम देखिए प्लांट सेल्स, एनिमल सेल्स और प्लांट सेल्स स्मॉल साइज की होती है। एनिमल सेल जो होती है वो स्मॉल साइज में होती है, प्लांट सेल बड़ी साइज की होती है, प्लांट सेल थोड़ी बड़ी होती है, ठीक है। और सेल वॉल इज एब्सेंट, सेल वॉल इज प्रेजेंट। प्लांट सेल में सेल वॉल पाया जाता है, और सेल वॉल जो होता है वो सेलुलोज जो होता है, सेलुलोज एक कार्बोहाइड्रेट है जो कि पॉलीसेकेराइड में आता है, ठीक है। तो सेलुलोज जो है उसकी एक लेयर पाई जाती है प्लांट सेल के अंदर। न्यूक्लियस इज सेंटर्ड, मतलब न्यूक्लियस जो होता है वो सेंटर्ड में होता है, ठीक है। यहां पर जो न्यूक्लियस होता है प्लांट सेल के अंदर वो सेंटर में होता है। ये एक डिफरेंस हम देख सकते हैं अच्छे से कि न्यूक्लियस जो होता है वो प्लांट सेल में ऐसे न्यूक्लियस, मान लो ये सेल है उसमें यहाँ पर आपका आ जाएगा न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस पाया जाता है, इधर न्यूक्लियस होता है, ठीक है। प्लांट सेल के अंदर क्या रहेगा, थोड़ा साइड में होता है न्यूक्लियस, थोड़ा साइड में होता है, मतलब पेरिफेरी के पास में होता है, ठीक है, पेरिफेरी के पास में होता है, ठीक है जी। तो ये थोड़ा डिफरेंस है। अच्छा, न्यूक्लियस सेंटर्ड हो गया, ये न्यूक्लियस ऑन द साइड, ठीक है ना। स्मॉल वैक्यूल्स और नो वैक्यूल्स, हमारे मतलब एनिमल के अंदर वैक्यूल्स ना के बराबर होती है, लेकिन समहाउ अमीबा के अंदर जैसे हम बात करें तो अमीबा के अंदर जो होता है, अमीबा के अंदर सारा काम ही वैक्यूल से होता है, ठीक है। अमीबा जो होती है ना वो अपना मतलब उसके फूड वैक्यूल्स कहते हैं उनको, और फूड वैक्यूल्स के थ्रू ही वो खाना जो होता है, फूड जो होता है वो डाइजेस्ट किया जाता है, क्योंकि उसके वैक्यूल्स के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। तो वहां पर अमीबा के अंदर वैक्यूल्स, फूड वैक्यूल्स का रोल अच्छा होता है, और क्योंकि जो लोअर कैटेगरी के एनिमल्स होते हैं, ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनके अंदर समहाउ मिल जाता है वैक्यूल्स, लेकिन एनिमल सेल के अंदर वैक्यूल्स ना के बराबर होता है, नहीं भी होता है, ठीक है। और वन लार्ज वैक्यूल, मतलब अब देखो प्लांट सेल्स में वैक्यूल पाया जाएगा, ज्यादातर जो हिस्सा होता है स्पेस पूरा जो होता है प्लांट सेल का, मोस्टली स्पेस जो होता है ना वो वैक्यूल्स के थ्रू ही घिरा होता है, क्योंकि वैक्यूल्स की बहुत ही ज्यादा जो फंक्शन है इसका बड़े इंपॉर्टेंस है, ठीक है। फंक्शन क्या इंपॉर्टेंट है कि वो प्लांट को प्रॉपर शेप देती है एक तो, ठीक है ना। वैक्यूल जो होती है प्लांट को प्रॉपर शेप देती है, देखो प्लांट को प्रॉपर शेप देती है, और टर्गिडिटी मतलब जो एक प्रेशर है ना उसको बना के रखती है, ठीक है ना, ताकि सेल जो है श्रिंक ना हो जाए, सेल श्रिंक ना हो जाए, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है इसका। और उसके बाद न्यूट्रिएंट्स देखो एनिमल सेल में न्यूट्रिएंट्स नहीं बनते हैं, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स नहीं बनते, क्योंकि एनिमल्स जो होते हैं ना वो जो खाना खाएंगे ना, खाना खाने के बाद हमारे पास एक प्रॉपर सिस्टम है, डाइजेस्ट करने का प्रॉपर सिस्टम है हमारे पास। तो हम देखते हैं कि जो भी हम खाना खाएंगे वो हमारे सिस्टम जो है प्रॉपर हमारा जिसे बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, वहाँ जो एंजाइम्स हैं वो उन्हें तोड़ेंगे, तो उसके थ्रू फिर प्रोटीन्स बनेगी और चीज़ें बनेंगी, तो वहाँ से फिर हमको न्यूट्रिएंट्स हम लोग गेट करते हैं, ठीक है। और जबकि हमारी सेल्स जो है इंडिविजुअली न्यूट्रिएंट्स को सिंथेसाइज नहीं करती है।
जो प्लांट सेल्स जो होती हैं वो न्यूट्रिएंट्स को भाई बनाते हैं, सिंथेसाइज न्यूट्रिएंट्स को बनाती हैं जी, बिल्कुल बनाती हैं। कैसे? देखो कार्बन है, हाइड्रोजन है, जो मिनरल्स एब्जॉर्ब किए जाते हैं रूट के थ्रू प्लांट के अंदर, तो वो सारे आपका कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, ठीक है, लिपिड्स एक्सेट्रा जो चीजें बनती हैं प्लांट के अंदर, वो जो सिंपलेस्ट न्यूट्रिएंट्स होते हैं, यानी जो आपके इनऑर्गेनिक सबस्टेंसेस होते हैं, वो उनके थ्रू आपके कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एक्सेट्रा बनाए जाते हैं। देखो एक पॉइंट है, प्लाज्मोडेस्माटा इज एब्सेंट, ये एब्सेंट होता है भैया, ठीक है, प्लाज्मोडेस्माटा भैया एब्सेंट। कैसे एब्सेंट होता है? देखो होता क्या है, प्लाज्मोडेस्माटा जो होता है ना, वो एक तरह का ब्रिज है। जैसे सेल वॉल है, मान लो सेल वॉल है ये, ठीक है। अब सेल वॉल जो है, देखो ये इसमें तो एब्सेंट है। अब ये मान लो प्लांट सेल है, प्लांट सेल के अंदर देखो ये आपका प्लांट सेल, अभी प्लांट सेल है। अब प्लांट सेल से कुछ चीजें बाहर से आनी है अंदर, मान लो कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं, कुछ जो सेल के लिए रिक्वायर्ड हैं, कुछ मिनरल्स, कुछ ऐसे पार्ट्स, प्रोटीन पार्ट्स एक्सेट्रा। तो जो लिक्विड जो बाहर से कुछ चीजें सेल के अंदर एंट्री करेंगी, तो एक सेल वॉल के पास चैनल होता है, उस चैनल से बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। क्या बोलते हैं उसको? प्लाज्मोडेस्माटा। तो कोई भी चीज जो होती है सेल के अंदर अगर एंट्री कर रही है, तो वो प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू एंट्री करेगी, ठीक है। मतलब सेल टू सेल कनेक्शन जो होता है ना, दैट मीन्स वो हम प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू बता सकते हैं कि सेल टू सेल कनेक्शन जो होता है वो प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू होता है आपस में, ठीक है। तो ये कुछ थी हमारे पास एनिमल सेल और प्लांट सेल का मोटा मोटा डिफरेंसेस, ठीक है। नाउ हम बात करेंगे आगे कि जो सेल्स होती हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, क्वेश्चन एग्जाम में बन भी जाता है इसको लेकर के। कुछ क्वेश्चन एग्जाम में 2 मार्क्स में बन जाते हैं कि भाई बताइए कि प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स क्या होती हैं। देखो पहले तो आप ये जान लो कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का मतलब क्या होता है। देखो सिंपल सी बात है कि प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है और यूकैरियोटिक का मतलब होता है, देखो कैरी माने होता है न्यूक्लियस, कैरियो माने न्यूक्लियस, प्रो माने प्रिमिटिव, मतलब पहले का, मतलब मैच्योर्ड नहीं है, ऐसा न्यूक्लियस जो मैच्योर्ड नहीं है, ठीक है, तो वो प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस में आता है। किसमें आता है? वो प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस में आता है, ठीक है, और सेल में आता है। तो मतलब ऐसी सेल, देखो इसमें आपका ब्लू ग्रीन एल्गी है, जिसे बोलते हैं साइनोबैक्टीरिया। इसे क्या बोलते हैं हम? साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं इसको। इनके पास एबिलिटी होती है, इनके पास क्या होता है? इनके पास क्लोरोफिल होता है, इन पे एबिलिटी होती है कि ये अपना खाना खुद बना पाए, ठीक है। और बैक्टीरिया है इसका भी, तो बैक्टीरिया जो होता है उसके पास भी क्या है? उसके पास भी वो भी एक प्रोकैरियोटिक सेल है। प्रोकैरियोटिक मतलब होता है न्यूक्लियस, मतलब जो न्यूक्लियस के ऊपर डिपेंड होता है, इनका नाम जो रखा गया है वो रखा गया है न्यूक्लियस के ऊपर, क्योंकि जो इमेच्योर्ड, दैट मींस मेम्ब्रेन पाई नहीं जाती, न्यूक्लियस जो है वो मेम्ब्रेन से बाउंडेड होता ही नहीं है। तो इस टाइप की सेल्स होती हैं वो कहलाती हैं प्रोकैरियोटिक, और जिनमें वेल डिफाइंड सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मतलब केंद्रक के चारों ओर, न्यूक्लियस के चारों ओर, केंद्रक के चारों ओर आपकी मेम्ब्रेन पाई जाएगी, वो आपका कहलाएगा यूकैरियोटिक सेल्स। जैसे आपकी प्लांट सेल्स होती हैं, एनिमल सेल्स हैं, फंगी है, एल्गी है, ठीक है, ये सारे सेल्स जो होती हैं कैसी होती हैं? सारी यूकैरियोटिक होती हैं। यू माने मैच्योर्ड, कैरियो माने न्यूक्लियस, और यू माने होता है मतलब मैच्योर्ड न्यूक्लियस, मतलब मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस पाया जाता है, ठीक है, एकदम साफ साफ डिफाइंड होता है, बिल्कुल डिफाइंड होता है कि हाँ ये न्यूक्लियस ही है भाई, ठीक है। और अगर टाइप के बारे में बात करें, टाइप जो होता है देखिए तो ज्यादातर प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होती हैं कैसी होती हैं? यूनिसेलुलर, सिंगल सेल्ड होती है। बैक्टीरिया सिंगल सेल्ड होती है, ठीक है ना। और यूकैरियोटिक जो होती हैं आपकी सिंगल सेल भी हो सकती हैं और मल्टी सेलुलर भी हो सकती हैं। आप लोग मल्टी सेलुलर होते हैं, हमारी सेल्स कैसी हैं? यूकैरियोटिक हैं। एनिमल सेल्स कैसी होती हैं? यूकैरियोटिक होती हैं भाई, सिंपल सी बात है। साइज ज्यादा देखें तो हम साइज जो होता है इसका 0.1 से 5 माइक्रोमीटर का होता है। ज्यादातर आपका जो सेल्स होते हैं प्रोकैरियोटिक, इनका साइज जो होता है 0.1 to 5 माइक्रोमीटर का होता है। यूकैरियोटिक का 10 to 100 माइक्रोमीटर का होता है, ठीक है। देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है डीएनए की। डीएनए कैसा होता है? डीएनए इस तरीके से होता है, सर्कुलर होता है, डीएनए सर्कुलर होता है,
और कवरिंग नहीं, प्रोटीन कवरिंग नहीं होती है इसके ऊपर भाई, ठीक है ना। प्रोटीन के साथ मतलब प्रोटीन से बाउंडेड नहीं होता, डीएनए जो होता है प्रोटीन से बाउंडेड नहीं होता है, ठीक है ना। और ये साइटोप्लाज्म में ऐसे ही फैला होता है, मतलब नेक्ड फैला होता है ऐसे ही बिना कवरिंग के, मतलब प्रोटीन से बाउंड तो होता नहीं है, तो ऐसे ही गोल सा फैला हुआ है, गोल सा रखा हुआ है, कोई चीज सर्कुलर है और वो कहाँ रखी हुई है, अंदर साइटोप्लाज्म में रखी हुई है, बस दैट्स इट। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर प्रॉपर डबल स्ट्रैंड आपने देखा होगा कि हमने स्टडी भी हमने पहले भी किया हुआ है इस चीज को, कि ये डीएनए इस तरीके से आपका होता है स्ट्रक्चर, और यहाँ पर ये प्रोटीन बाउंड होता है, मतलब कंप्लीटली ये प्रोटीन से बंधा हुआ होता है, ठीक है, लीनियर होता है और डबल स्टैंडर्ड होता है ये। तो ये हमारे पास न्यूक्लियस होता है यूकैरियोटिक सेल्स का। ओके, नेक्स्ट सेल वॉल तो पता ही है, सेल वॉल यहाँ पर कैसी होती है, प्रेजेंट होती है, और मोस्टली किसकी बनी होती है, वो पेप्टिडोग्लाइकेन की या फिर म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है। देखो बैक्टीरिया की जो सेल्स होती है, सेल वॉल होती है, वो म्यूको पेप्टाइड या पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। अच्छा, यूकैरियोट में क्या होता है, सेल वॉल केवल प्लांट में पाई जाएगी, प्लांट में पाई जाएगी, और फंगस में भी कहीं किसी फंगस में सेल वॉल मिल जाती है, ठीक है। तो प्लांट के अंदर अगर सेल वॉल है तो बनी है वो सेलुलोज की, किसकी बनी हुई है, वो सेलुलोज की, ठीक है। नेक्स्ट है सेल ऑर्गेनेल्स। ऑर्गेनेल्स जो होता है वो एब्सेंट होता है। ऑर्गेनेल्स कैसा होता है, ऑर्गेनेल्स में एब्सेंट होते हैं। सेल्स ऑर्गेनेल्स कैसे होते हैं, एब्सेंट। ये बड़ा अच्छा पॉइंट है, ध्यान रखना, जो सेल्स होती हैं प्रोकैरियोटिक, उनके अंदर सेल्स ऑर्गेनेल्स बिल्कुल एब्सेंट होते हैं, ठीक है ना, एब्सेंट होते हैं। और यहां पर जो होता है हमारी एनिमल सेल जो होती हैं, आपके जो यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं, उनके अंदर आपका सारे सेल्स, अब लाइक माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम्स, राइबोसोम, ये सारे सेल्स ऑर्गेनेल्स हैं। और ये सारे के सारे कैसे होते हैं, ये सेल में पाए जाते हैं, ये सारे यूकैरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं। और ये कैसे होते हैं, ये मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, इनके चारों तरफ मेम्ब्रेन पाई जाती है, ठीक है। तो ये हम बात कर लेते हैं इसके बारे में, ठीक है। कुछ पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि असेक्सुअल टाइप का रिप्रोडक्शन होता है इनके अंदर, बाइनरी होता है, ठीक है, फ्रेगमेंटेशन टाइप में होता है, ठीक है, बडिंग टाइप में होता है। तो ये जो सेल्स जो होते हैं प्रोकैरियोटिक, इनके अंदर कैसा होता है, फिजन ज्यादातर होता है, बाइनरी फिजन होता है इनके अंदर, मतलब एक की दो सेल्स बन जाती हैं, एक की दो सेल्स कैसी बनती हैं, आइडेंटिकल सेल बन जाती हैं। यानी एक सेल जो है वो टूट करके, यानी उसका सेल डिवीजन होगा, एक सेल कंप्लीटली दो में बन जाएगी, तो इसे बोलते हैं हम बाइनरी, मतलब दो पार्ट में बंटना। बाइनरी मतलब क्या होता है कि एक सेल का दो पार्ट में टूट जाना, दैट इज कॉल्ड बाइनरी फिजन, ठीक है। और यहां पर क्या होता है, माइटोसिस एक प्रोसेस है, एक सेल डिवीजन है जिसे बोलते हैं माइटोसिस। में क्या होता है कि एक सेल जो होती है वो एक सिस्टमैटिक तरीके से दो में बढ़ जाती है, इस तरीके से सारी सेल्स आगे डिवाइड होती रहती हैं, बढ़ती रहती हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड माइटोसिस, ठीक है। तो ये हमारी जो सेल्स है यूकैरियोटिक सेल्स, देखो इसमें होता है क्या है, इसे प्रॉपर जो न्यूक्लियस है ना, वो प्रॉपर बाउंडेड है, प्रॉपर पाया जा रहा है। और न्यूक्लियस में जो मटेरियल है, कौन सा जेनेटिक मटेरियल जो है, ठीक है, कोई प्रॉपर पाया जा रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, सिस्टमैटिक तरीके से क्या होता है, सेल डिवीजन होता है। माइटोसिस में क्या होता है, पहले आपका जो न्यूक्लियस है वो दो पार्ट में बढ़ता है, उसके बाद फिर आपका जो साइटोप्लाज्म है वो दो पार्ट में बढ़ जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से एक की सेल दो बन जाती है। तो सेल जो आपके यूकैरियोटिक है उनके अंदर माइटोसिस होता है, ठीक है, उनके अंदर माइटोसिस होता है, यानी कंप्लीट प्रॉपर सेल डिवीजन होता है इनके अंदर। और रिप्रोडक्शन का जो मोड होता है वो असेक्सुअल होता है इसमें, और यहाँ पर होता है सेक्सुअल, ठीक है। तो जो सेल्स हैं आपकी सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होती हैं, और प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होती है वो असेक्सुअली रिप्रोड्यूस होती है। तो आगे डिस्कस करते हैं हम टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। मतलब देखो, बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स, यानी किसी ऑर्गेनिजम्स का जो ढांचा है ना, जो स्ट्रक्चर, शरीर जो है, उसकी बॉडी जो है, कितने सेल्स से मिलकर बनी होती है, उसमें कितनी नंबर ऑफ सेल्स हैं, ठीक है, नंबर ऑफ सेल्स कितनी है, उसके बेस पर हमारा दो टाइप से हमने डिवाइड किया है ऑर्गेनिजम्स को, दो टाइप से डिवाइड किया है हमने। फर्स्ट हमारे पास हमने डिवाइड किया है यूनिसेल्युलर एंड देन मल्टीसेल्युलर। यूनि क्या होता है, सिंगल, यूनि माने क्या होता है, सिंगल सेल, यानी ऐसा ऑर्गेनिज्म उसकी पूरी बॉडी केवल एक सेल से मिलकर बनी होती है, उसे बोलते हैं हम यूनिसेल्युलर। क्या बोलते हैं उसको, यूनिसेल्युलर।
है ना। जैसे कि आपको देखो एग्जाम्पल देख लो, एग्जाम्पल आप अमीबा है, ठीक है, पैरामीशियम है, बैक्टीरिया है, ठीक है, यूग्लिना है, ये सारे क्या होते हैं, ये सिंगल सेल से मतलब सारे के सारे फंक्शंस जो होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, डाइजेशन, न्यूट्रिशन, सारे के सारे फंक्शंस जो होते हैं वो सिंगल सेल से होते हैं, तो उसे बोलते हैं बेटा यूनिसेल्युलर। क्या बोलते हैं उसको हम, यूनिसेल्युलर। और ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि आपस में सेल्स ग्रुप बना लेंगी, टिश्यू फॉर्म कर लेंगी, और टिश्यू फॉर्म होंगे तो क्या होगा, प्रॉपर सिस्टम फॉर्म हो जाता है। डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो होता है, तो सिस्टम कैसे बनेगा, जब सेल्स आपस में ग्रुप टुगेदर और वो टिश्यू फॉर्म कर लेंगी, और उससे एक यूनिक, एक स्पेशल टाइप का एक सिस्टम क्रिएट होता है, बनता है, फॉर्म होता है। तो वो जो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं जिनमें प्रॉपर सिस्टम होता है, सेल का ग्रुप होता है, उसे टिश्यू बनते हैं, सिस्टम होता है, वो कहलाते हैं मल्टी सेल्युलर। यानी सारे बॉडी के काम जो होते हैं, सारी बॉडी के काम लाइक वही रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, सारे काम जो होते हैं बॉडी के, किससे होते हैं, वो होते हैं आपके बहुत सारी सेल्स के ग्रुप से, टिश्यूज से होते हैं, लाइक फंगी, प्लांट्स, एनिमल्स के अंदर ऐसा होता है, ठीक है। और जो शेप होती है, द शेप एंड साइज ऑफ सेल्स आर डिफरेंट अकॉर्डिंग टू काइंड ऑफ देयर फंक्शन दे परफॉर्म, देयर इज डिवीजन ऑफ लेवर इन सेल। देखो ये बड़ा अच्छा पॉइंट है, ये अच्छा पॉइंट एग्जाम में आ भी जाता है कि भाई डिवीजन ऑफ लेवर क्या होता है। देखो सिंपल सी बात है, लेबर माने क्या होता है, परिश्रमिक जो होता है, श्रमिक जो होता है ना, लेबर कहते हैं उसको, जो सभी लेबर ही है भाई, जो काम करता है, मेहनत करता है, ठीक है। अब जो सारी सेल्स है ना, वो बटी हुई है, डिफरेंट डिफरेंट शेप की होती है, डिफरेंट डिफरेंट साइज की होती हैं, और उनके काम भी अपने अपने बटे होते हैं, यानी उनके फंक्शंस भी आपस में स्पेशलाइज्ड होते हैं। तो हर सेल्स अपना अपना काम करती है, अपना अपना काम उसका बटा होता है, और इसी काम के चलते इन्हें क्या बोलते हैं, डिवीजन ऑफ लेबर कहते हैं। हर सेल्स का, सेल के अंदर एक ये फिनोमिना बड़ा अच्छा होता है, इसे बोलते हैं हम डिवीजन ऑफ लेबर। यानी सब सेल्स का, सब टिश्यूज का अपना अपना स्पेशलाइज्ड वर्क होता है, काम बटा होता है, इसलिए क्या बोलते हैं हम इसको, डिवीजन ऑफ लेबर। तो सेल्स के अंदर डिवीजन ऑफ लेबर भी देखने को मिलता है, ठीक है। तो हम एक बार देख लेते हैं डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। तो डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, तो अब नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे, जहां पर हम जानेंगे कि ये जो सेल्स होती हैं, उन सेल्स के अंदर किस तरीके से, जैसे हमने बात की थी प्लांट सेल के बारे में, तो प्लांट सेल में किस तरीके से जो प्रोटीन पार्ट्स होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, सब्सटेंसेस होते हैं, वो किस तरीके से प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू, मतलब किस तरीके से वन सेल टू अनदर, किस तरीके से सेल्स में तो नेक्स्ट टॉपिक में हम जानेंगे कि सेल के प्रोसेस, ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, ये क्या होती है, और इनको अगर हम सेल को डिफरेंट डिफरेंट सोल्यूशन में रख देते हैं तो उस सेल पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या इफेक्ट पड़ता है। तो बने रहिए आप मेरे साथ, लाइफ साइंस विद ओम सर। और